हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो क्लास 8 की साइंस के बच्चे आप आ जाइए। ऐसे कह सकते हैं कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास शुरू हो गई है। आपको पता है कि डेली आपको मॉर्निंग में यानी सुबह सुबह जल्दी आपके पास में क्लास आ जाती है और जो भी आपको बोला जाता है वह करने के लिए वो उसी समय कर लें जिस प्रकार से आप स्कूल्स के अंदर करते हो। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी फर्स्ट चैप्टर से, और फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, उसका मीन्स कृषि प्रबंधन मैंने बताया था। फिर भी देखो, इस जो एडवाइजर वाली बुक है उसको मैंने एक दिन बाद पढ़ाना शुरू किया था। उसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मीन्स होता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप अपनी बुक के नोटबुक में काम करते हो जब आप चैप्टर का नाम लिखते हो उसका हिंदी मीन्स लिखते हो। जैसे मैंने एक नोटबुक देखी है नीलम की, उसकी नोटबुक में लिखा हुआ है कृषि प्रबंधन लिखा हुआ है और ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, ऐसे नहीं लिखना। आपको पता है ना, क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स फसल उत्पादन होता है, तो आपको हिंदी मीन्स लिखना चाहिए था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मैंने कृषि प्रबंधन क्यों लिखवाया? क्योंकि देखो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन ये एडवाइजर की बुक नहीं थी और जो चैप्टर का नाम था वो मैंने शुरू किया था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने आपको कृषि प्रबंधन लिखवाया था। लेकिन आपने ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, तो आप उनको सही कर दें और ऐसे लिखें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन लिखें, कृषि प्रबंधन। क्योंकि एग्रीकल्चर की स्पेलिंग ही नहीं लिखी हुई है, आपने कृषि लिख दिया। इस कारण से आपको क्या करना है, कृषि प्रबंधन नहीं लिखना है, आपको लिखना है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन लिखना है। तो मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है आपको, फर्स्ट वाला चैप्टर। और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और क्वेश्चन आंसर में भी देखो, संडे के दिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और वो एडवाइजर वाली बुक में से ही मैंने दिए थे और आपने किए भी है, मैंने देखा है। अब आगे वाले क्वेश्चंस में शुरू करवाऊंगा। जो देखो बेटा, क्वेश्चन इजी वे में बुक के अंदर मिल जाते हैं, उनको मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवा सकता क्योंकि थोड़े बड़े भी होते हैं आंसर्स। और अगर मैं इतना बोर्ड पे करवाऊंगा आपको तो मुझे लगता कि हमारी क्लास कम से कम हो जाएगी 45 मिनट तक की, जो कि इम्पॉसिबल है। इतनी लंबी क्लास लेना पॉसिबल नहीं है और उस कारण से फिर बार बार ब्लैक बोर्ड को साफ करना, बार बार इतना बड़ा लिखना, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप बड़े बच्चे हो और मुझे 100% आप पे बिलीव है कि आप जैसे मैं आंसर बताऊंगा अपनी बुक के अंदर वो आप करते जाओगे। और जो ऐसा क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपको बुक में आंसर नहीं मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा। वो तो करवाना ही, क्योंकि वो आपको मिलेगा नहीं, आपकी बुक के अंदर है नहीं वो, इस कारण से वो मैं करवा दूंगा। पर जो इजी वे में आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि आपका सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब स्टूडेंट्स का सहयोग नहीं होता है, उसके साथ में कोऑपरेट नहीं होता है, तब अच्छा नहीं लगता है। और वो कह सकते हैं ना, नॉर्मल सी एक बात कहते हैं कि 2 हाथ के बिना ताली नहीं बजती है। तो सिर्फ मैं ही अगर सारे आंसर्स करता जाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? तो इस कारण से मैं क्वेश्चंस के आंसर शुरू करवा रहा हूं। मैंने आपको देखो 4 तक करवा दिया था। जो मैं आपकी बुक के अंदर पेज नंबर है 20 पेज संख्या पर क्वेश्चंस मैंने आपको 1 2 3 4 5 4 तक करवा दिया, 5 वाला नहीं करवाया। 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, आंसर भी भेजे उनके और वो आपने कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन 5 से शुरू करवा रहा हूं। तो 5 वाला क्वेश्चन, उसका आंसर है, क्वेश्चन है पहले तो देखो, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी कि उर्वरक खाद से कैसे अलग है। आपको आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, एक सारणी दे रखी है जिसमें 10 डिफरेंस दिए गए हैं। वो मैं पेज संख्या मुझे याद नहीं है, उतना आपको मिल जाएगी, जहां पे
प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लिखा हुआ है, वहां पे आपको एक टेबल मिल जाएगी और उस टेबल में 10 डिफरेंस लिखे हुए हैं और वो टेबल आपको इसका आंसर में बनानी है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसका आंसर डू योरसेल्फ, विद्यार्थी स्वयं करें। मैंने बता दिया आंसर आपको कहां मिलेगा। डिफरेंस करने हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में, और वो डिफरेंस आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे पीछे आराम से। एक बहुत बड़ी टेबल दे रखी है, आपको इजी वे में मिल जाएगी, आप अंधे नहीं हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन, सिंचाई क्या है। उसके बाद में दे रखा है कि डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की उन 2 स्रोतों को आपको क्या करना है, आपको समझाना है। कैसे समझाना है, जिस विच कंजर्व वाटर, यानी जो क्या करती है वो वाटर को कंजर्व करती है। कंजर्व का मीन्स होता है सुरक्षा करना, बचाना, जो जल को बचाती है। पहले तो सिंचाई क्या होती है, वो सिंचाई क्या होती है लिखना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है कि कोई 2 ऐसे सिस्टम उसको डिस्क्राइब कीजिए जिनसे जल का संग्रहण होता है। इरिगेशन की डेफिनेशन मैंने आप लिखवाई है ब्लैक बोर्ड पे, जो हमारी क्लास नंबर शायद 3rd या 4 नंबर की थी। उसमें से इरिगेशन की डेफिनेशन आप लिख देना, 1 या 2 लाइन की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी जहाँ इरिगेशन है। नंबर 4 पर है शायद इरिगेशन, 3rd पर प्रोवाइडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर है और नंबर 4 पर इरिगेशन है। वहाँ इरिगेशन की डेफिनेशन लिखना है। आपकी बुक में से लिखो तो भी अच्छा, या मैंने करवाई है वो लिखो तो भी अच्छा। एंड देन 2 मेथड्स विच कंजर्व वाटर, 1 मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड 2nd मेथड ड्रिप सिस्टम। यही एडवाइजर वाली बुक है, इरिगेशन है। उस इरिगेशन के आगे एक पन्ना और पलटोगे तो पीछे नीचे वाले थोड़ा नीचे है जहाँ पर ड्रिप सिस्टम भी दे रखा है और स्प्रिंकलर सिस्टम भी दे रखा है। छोटा छोटा दे रखा है दोनों, वो जो कि फिगर के साथ में दे रखा है, दोनों की फिगर बनाई हुई है और उसके पास में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। आपको क्या करना है, फिगर नहीं बनाना है, आपको ओनली फॉर उसके पास जो लिखा हुआ है वो लिखना है। तो इस कारण से मैं इसका भी लिख रहा हूँ डू योरसेल्फ, मैंने बता दिया है और आपको ही करना है। सिंचाई क्या है और ड्रिप सिस्टम को समझाना, थोड़ा सा दे रखा है वो सब लिख देना, और एक स्प्रिंकलर सिस्टम वो भी थोड़ा सा दे रखा है इरिगेशन वाले के अंदर ही, और वो आपको करना है। एक बार फिर लिख रहा हूँ डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, यदि गेहूं को खरीफ के मौसम में बो दिया जाता है तब क्या होता है, ठीक है ना। तो व्हाट वुड हैपन, तब क्या हो जाएगा, आपको समझाना है। तो आपको पता है कि वीट को कहाँ कब बोया जाता है, वो बोया जाता है वो रबी सीजन के अंदर, और रबी सीजन के अंदर बोया जाता। तो आपको क्वेश्चन उल्टा दे दिया कि यदि इसको खरीफ में बो दिया जाए तो क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, और वो आंसर आपको नोट करना है। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 7 का आंसर, और 7 का आंसर में तो आपको लिखना है कि स्टार्ट करना, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, इफ वीट इज सोन इन KHERIF खरीफ, SEASON सीजन, देन तब। तो पहले क्वेश्चन के अंदर से ही लग दिया, यदि गेहूं को खरीफ सीजन में बो दिया जाता है तब पहली बात तो कि फसल नष्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, द होल क्रॉप माइट गेट
ठीक है, ये लिख दिया कि जो पूरी फसल होती है वह नष्ट हो जाएगी। अब नष्ट हो जाएगी तो कुछ तो कारण होगा तभी नष्ट होगी, ऐसे तो नष्ट होगी नहीं। तो आपको कारण क्या लिखना है, बिकॉज मेनी फैक्टर सच एज लेक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो बिकॉज मेनी फैक्टर्स FACTORS सच एज, जैसे कि लेक ऑफ LAC के लेक ऑफ OPTIMUM ऑप्टिमम TEMPERATUR ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो पहला रीजन क्या होगा, जैसे कि लेक ऑफ यानी कमी होगी ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर का मीन्स तापमान होता है और ऑप्टिमम का मीन्स होता है सही तापमान की कमी होती है। क्योंकि आपको पता है कि रबी के अंदर सर्दी पड़ती है और उसको खरीफ में बो देंगे तो खरीफ के अंदर सर्दी नहीं पड़ती है, तो टेम्परेचर उसके अनुकूल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो सही टेम्परेचर की कमी, और एंड देन सेकेंड फैक्टर्स, वो सेकेंड फैक्टर्स हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी, ADAPTABILITY। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता, एक तरह से अनुकूलता कह सकते हैं, योग्यता तो नहीं अनुकूलता, तो वो मौसम उनके अनुकूल नहीं होगा। तो दूसरा रीजन हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता। उसी प्रकार से एक और रीजन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट, ABAILIABILITY ऑफ PESTS पेस्ट एटसेट्रा। ये कुछ रीजन्स हो गए। अब हो गया अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता ऑफ पेस्ट, पेस्ट का मीन्स होता है कीटनाशक, कीटनाशक की जो उपलब्धता होती है वो ये भी एक रीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो खरीफ सीजन इंक्लूड्स, जो कि क्या करते हैं, जो रेनी सीजन जो होती है जिसके अंदर फार्मर्स होते हैं उसकी ग्रोथ पर बुरा असर डालती है। तो आगे मैं लिखना चाहूंगा खरीफ सीजन इंक्लूड्स KHARIF खरीफ, SEASON सीजन्स, INCLUD। तो खरीफ हो गया, खरीफ सीजन इंक्लूड्स दे आर ऑलवेज एक मिनट रुकना, हाँ यहां तक तो एक मिनट रुकना। हाँ, तो खरीफ सीजन includes then rainy season includes then आएगा then rainy season which is not favorable for the crop of wheat, for the crop of wheat, बीच में लिखना ग्रोथ ऑफ, for the growth of the wheat crop। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन था कि अगर गेहूं को खरीफ के सीजन में बो दिया जाता है तब क्या हो जाएगा। तो मैंने लिखवा दिया है कि इफ wheat is sown in खरीफ सीजन then the whole crop might get destroyed because many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Kharif season includes then rainy seasons which is not favorable for the growth of the wheat crop। यानी गेहूं की फसल के लिए जो बारिश की सीजन होती है वह फेवरेबल नहीं होती है, फेवरेबल का मीन्स अनुकूलित नहीं होती है, इस कारण से वो फसल नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट
हाउ एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। यानी खेतों में अगर लगातार एक ही फसल बोई जाती है कंटिन्यूस, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। आप स्वयं को पता है कि अगर फील्ड्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं कि एक बार इस फसल को बोया, नेक्स्ट टाइम दूसरी फसल को बोया और आगे वाले टाइम तीसरी फसल को बोया। ऐसे ऐसे हम आपको पता तो करते हैं। क्यों करते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। जैसे अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो जैसे अगर हम एक ही फसल को बार बार बोते रहेंगे तो जो सॉइल होती है उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और मैं बात करूं तो पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन हो गया, इनकी कमी हो जाएगी। इनकी कमी हो जाने के कारण पेड़ पौधे वृद्धि नहीं करेंगे। इस कारण से क्या किया जाता है, वो क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो मैं लिखवा देता हूं, इसका भी आंसर आपको नोट करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, हाँ 8 का आंसर आप नोट करना। और ये है कि कंटिन्यूस जो आपकी क्या होती है, प्लांटिंग। तो कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड पहली बात मैंने क्या लिख दी कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, यानी कि लगातार खेतों में एक ही फसल बोने के कारण, लगातार खेतों में एक ही फसल बोने के कारण क्या हो जाता है, मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन, तो फील्ड मेक द सॉइल पुअर in the field, FIELD, फील्ड यानी खेत में क्या हो जाती है, खेत में जो सॉइल होती है वो सॉइल पुअर हो जाती है। पुअर कैसे हो जाती है, वो उसका रीजन ये होता है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स सच एज NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, SUCN सच एज, N फॉर नाइट्रोजन, फॉस FORUS, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम SIUM। तो जैसे इनकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, एंड देन पोटेशियम की कमी हो जाती है। इस कारण से फिर क्या होता है कि कोई भी फार्मर अगर कंटिन्यूस क्रॉप को ग्रो करेगा तो क्या होगा, वो उसको अलग अलग करना पड़ेगा। यानी एक बार इस फसल को बोया एंड देन नेक्स्ट टाइम अब दूसरी फसल को बोया। इस कारण से क्या होता है कि ये रीजन्स हो जाते। तो वो फार्मर क्या करता है, फार्मर ये करता है कि वो अलग अलग फसलें बोता है, यानी वो क्रॉप रोटेशन करता है। तो ये हो गया, या फिर मैं और लिख सकता हूँ कि जो भी ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन सॉइल रिड्यूस के अंदर, जिसके क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड होता है वो डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली। तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैंने आपको समझा दिया, इतना ही लिखना है। कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड मेक द सॉइल पुअर, सॉइल को पुअर बना देता है खेत के अंदर, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। आगे आप लिख सकते हो। इसीलिए क्या करता है किसान, वो क्रॉप रोटेशन भी करता है, इससे बचने के लिए वो क्रॉप रोटेशन करता है। तो ये मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। देखो व्हाट आर वीड्स, कि वीड्स क्या होती है, खरपतवार क्या होती है। जहां पर आप बुक में यह स्टार्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स लिखा हुआ है, उसके अंदर शुरुआत की 2 लाइन के अंदर ही डेफिनेशन लिखी हुई है वीड्स की। जहां पर लिखा है कि दिस इज कॉल्ड वीड्स, तो वहां डेफिनेशन लिखी हुई है। जहां पर रिमूवल ऑफ वीड्स लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे 2 लाइनें लिखी हुई है वीड्स तक। तो उस वीड्स तक लिखना पहले, तो जहां डेफिनेशन है वो डेफिनेशन की 2 लाइन लिख दी। फिर आगे दे रखा है आप उसको उस पर कंट्रोल कैसे करोगे। तो कंट्रोल कैसे करोगे, तो वहां देखो फिर बीच में ऐसे 5 फिगर दे रखी है, बीच में 5 फिगर दे रखी है, उसके नीचे टूल्स के नाम लिखे हुए, खुरपा लिखा हुआ है,
बाई ट्रैक्टर लिखा हुआ है, ट्रैक्टर में हैरो लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो भी औजार्स लिखे हुए वो औजार्स के आपको नाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर करना है। तो पहले भी इसकी डेफिनेशन लिख दी और उस डेफिनेशन के बाद में आपको क्या करना है, वो लिखना है जो कि मैंने आपको बताया है। वो क्या बताया मैंने ये बताया आपको कि आपको पहले वीड्स की डिफाइन करना है। वीड्स को ऊपर की शुरुआती 2 लाइन्स है एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि कंट्रोल कैसे करेंगे। तो जैसे कुछ वीड्स का यूज करते हैं, स्प्रेइंग का यूज करते हैं, तो वो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, वो लिखना है। तो मैं इसका भी लिख रहा हूं डू योरसेल्फ। 9th वाला आंसर डू योरसेल्फ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर अरेंज करना है। जैसे आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि 7 स्टेप दे रखे हैं। 7 में जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा, 4 पे कौन सा, तो वो आपको करना है। और वो आपको करना है तो आप सबको पता है, सबसे पहले प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल होता है तो उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में प्लाउजिंग होता है तो उसके बाद में प्लाउजिंग लिखना है, फिर सोविंग लिखना है, फिर प्रोवाइडिंग मैन्योर वाला लिखना है, फिर इरिगेशन वाला लिखना है, फिर हार्वेस्टिंग वाला लिखना है एंड लास्ट के अंदर उसको फैक्ट्री के अंदर भेज देना, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स लिखने हैं। तो 10 क्वेश्चन, ये 9th वाला हो गया ना, डू योरसेल्फ, और 10 भी डू योरसेल्फ। बस 11th वाला नहीं करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके एक बार वापस वीडियो जरूर देख लें ताकि समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके पास सुरक्षित है। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार आप वीडियो को वापस देख लें ताकि समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे वाली क्लास के अंदर हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ तक आपको करना। 11 वाला मैंने बोल दिया नहीं करना है, तो आपको 10 तक ये जो 5 क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। 5 से लेकर के 10 तक तो 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को आपको करना है। आगे वाली क्लास में हम आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन करने लायक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखें, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।